मोहम्मदगंज थाने में लगातार पूछताछ जारी है। इस बीच यूपी एसटीएफ के 7 अफसर भी थाने में पहुंचे हैं। अब एसटीएफ के अधिकारी भी अतीक अहमद और अशरफ से पूछताछ करेंगे। बताया ये जा रहा है कि एसटीएफ अतीक के पाकिस्तानी कनेक्शन को लेकर ये पूछताछ करेगी। इसके अलावा उमेश पाल शूटआउट में इस्तेमाल किए गए असलहे के बारे में भी पूछताछ कर सकती है। दरअसल कल शाम कौशाम्बी के पूरा मुफ्ती थाना इलाके से कुछ असलहों की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि एजेंसियां कुछ और बड़ी बरामदगी कर सकती है। अतीक अहमद और अशरफ की मुश्किलें बढ़ने वाली है। जांच एजेंसियां अब अतीक पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज हो सकता है। दरअसल एटीएस ने कल अतीक और अशरफ से 4 घंटे से ज्यादा देर तक पूछताछ की। इस दौरान एटीएस को कई अहम सुराग मिले, जिसमें आईएसआई और पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर भी कई सुराग मिले। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हथियार तस्कर से एटीएस ने जानकारी जुटाई, जिसके बाद अब एटीएस अतीक और अशरफ पर यूएपीए के तहत मामला दर्ज करा सकती है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अतीक अहमद के घर से नकदी मिलने के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। पुलिस और एसटीएफ की अतीक के मुंशी और ड्राइवर समेत 5 कारोबारियों से पूछताछ के दौरान ये बड़ा पर्दाफाश हुआ है, जिसमें लखनऊ के एक बिल्डर का नाम सामने आया, जिसने अतीक के बेटे को 80 लाख रुपए दिए थे। ये पैसा उमेश पाल हत्याकांड से 2 दिन पहले दिया गया, जो हत्याकांड में शामिल शूटर्स में बटना था। दरअसल 21 मार्च को अतीक अहमद के दफ्तर पर छापा पड़ा था, जिसमें 80 लाख रुपए बरामद हुए थे। साथ ही हथियारों के साथ अतीक अहमद के 5 साथी भी गिरफ्तार हुए थे। अब पुलिस और एसटीएफ आरोपी बिल्डर पर एक्शन की तैयारी कर रही है। अब उमेश पाल हत्याकांड में प्रवर्तन निदेशालय की भी एंट्री हो चुकी है। ईडी ने अतीक अहमद के करीबियों और मददगारों को समन्स भेजा है। जिन लोगों को समन्स भेजा गया उनमें समाजवादी पार्टी के नेता और पूर्व विधायक आसिफ जाफरी का भी नाम शामिल है। आसिफ कौशाम्बी की चौल सीट से साल 2012 में बीएसपी के टिकट पर विधायक चुने गए थे। आसिफ जाफरी को समन्स जारी किया गया है। आसिफ जाफरी के अलावा अतीक के 10 करीबियों और मददगारों को अलग अलग तारीखों पर बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया। वहीं अतीक अहमद के खजांची रहे सीताराम शुक्ल को भी ईडी ने समन्स जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया है। सभी आरोपियों से प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अधिकारी अलग अलग पूछताछ करेंगे। सभी आरोपियों को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में ईडी के दफ्तर में अलग अलग बयान देने के लिए बुलाया, जिनमें अतीक का सीए शबी अहमद, वकील खान, सौलत हनीफ, फाइनेंसर खालिद जफर, बिल्डर संजीव अग्रवाल, कारोबारी दीपक भार्गव, बिल्डर काली, उसके भाई मोहसिन और वद्दू अहमद को समन्स जारी किया गया है। अतीक के करीबियों के बयान के आधार पर जांच एजेंसी माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार वालों से भी पूछताछ करेगी। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ ने अतीक अहमद और अशरफ के करीबियों के ठिकानों पर छापा मारा है। एसटीएफ की टीमों ने 11 ठिकानों पर छापेमारी की है। बताया यह जा रहा है कि अतीक और अशरफ की निशानदेही पर यूपी एसटीएफ ने छापेमारी की है। और उधर गैंगस्टर अतीक अहमद के एक और गुनाह का पर्दाफाश हुआ है। दावा यह है कि कसारी मसारी इलाके में मकान बनवाने के लिए अतीक लोगों से गुंडा टैक्स वसूलता था और ये रकम करीब 2 लाख रुपए तक होती थी। अतीक के गुर्गे हथियार के दम पर गुंडा टैक्स वसूला करते थे। दावा है कि अतीक जेल से ही अपने पूरे गैंग को ऑपरेट करता था। मकान बनने लगता था, आ जाते थे राइफल लेके, 2 लाख दो, 1 लाख दो। यही नहीं, अगर किसी ने अतीक के गुर्गों को गुंडा टैक्स देने से मना किया तो अतीक उसे डराने के लिए जानलेवा हमले करवाता था। और इधर गैंगस्टर अतीक का बेटा असद विदेश भगाने की फिराक में था। दावा यह है कि उसकी मां शाइस्ता परवीन उसे पुलिस से बचाने के लिए खाड़ी देशों में भेजना चाहती थी, लेकिन अतीक के बेटे असद का पासपोर्ट बन नहीं पाया, जिसकी वजह से वो खाड़ी देशों में नहीं जा पाया। वहीं दावा ये भी है कि जब असद का पासपोर्ट नहीं बना तो वो नेपाल भागने की फिराक में था, लेकिन बॉर्डर पर एसटीएफ की मुस्तैदी देखकर असद का ये प्लान भी फेल हो गया। तब मजबूरी में असद को देश में ही छिपना पड़ा, जिसके लिए असद की मां शाइस्ता परवीन ने उसकी मदद की और वहीं अतीक के गुर्गों ने असद को पैसे भी दिए। लेकिन असद ज्यादा दिन तक एसटीएफ से बच नहीं पाया और फरारी के 48 दिन बाद झांसी में असद का एनकाउंटर कर दिया गया। असद के जनाजे में बुर्के में 2 महिलाएं शामिल हुई। पुलिस ने शाइस्ता परवीन होने के शक में महिलाओं को रोककर उनसे पूछताछ की। बताया गया है कि ये दोनों महिलाएं अतीक की बहनें हैं, जो असद के जनाजे में शामिल होने कब्रिस्तान पहुंची थी। क्योंकि पुलिस को शक हुआ कि बुर्के में अतीक की पत्नी शाइस्ता हो सकती हैं। पुलिस ने कब्रिस्तान में जैसे ही बुर्के में महिलाओं को देखा तो उन्हें रोककर पूछताछ की। हालांकि कुछ संदिग्ध नहीं लगने पर पुलिस ने महिलाओं को जाने दिया। दरअसल पुलिस को शक था कि फरार शाइस्ता बेटे असद के जनाजे में शामिल होने की कोशिश करेगी, इसीलिए प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में महिला पुलिस कर्मियों की भी तैनाती थी, लेकिन शाइस्ता कहीं नजर नहीं आई। उधर अतीक के बेटे असद को सुपुर्दे खाक किया गया। प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में असद को दफन किया गया।
जहां असद के नाना ने उसे दफनाने की रवायत पूरी की, जबकि जनाजे में उसके फूफा समेत करीब 20 से 25 लोग शामिल हुए। हालांकि लाख मिन्नतों के बावजूद पिता अतीक को बेटे के जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। इधर गिरफ्तारी के डर से फरार चल रही असद की मां शाइस्ता भी बेटे के जनाजे से दूर रही, जबकि असद के भाई को जनाजे में शामिल होने की इजाजत नहीं मिली। यूपी एसटीएफ ने गुरुवार को असद को झांसी में मुठभेड़ के दौरान मार गिराया था। इससे पहले अतीक के बेटे असद का शव झांसी से प्रयागराज लाया गया था, जहां पहले से ही उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही थी। इसके लिए असद के पुश्तैनी घर में उसके करीबी रिश्तेदार जमा हुए थे, जहां उसके जनाजे की तैयारी की गई थी। लेकिन सुरक्षा कारणों से पुलिस ने असद के शव को घर नहीं ले जाने दिया। असद का शव सीधा प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान ले जाया गया। असद के परिजन भी पुलिस की गाड़ी से कब्रिस्तान पहुंचे। जनाजे में गैर जरूरी लोगों को शामिल होने की इजाजत नहीं थी। इस दौरान असद के सुपुर्दे खाक में शामिल होने के लिए कब्रिस्तान पहुंच रहे लोगों में ज्यादातर लोग कुछ कहने से कतराते दिखे। इस दौरान असद के जनाजे में करीब 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए, जबकि कसारी मसारी कब्रिस्तान में पुलिस के कड़े पहरे के बीच महज 12 से 15 लोगों को कब्रिस्तान में जाने की इजाजत थी। वो बोलना नहीं चाह रहा है क्योंकि देखिए अभी तक 25 से 30 लोग निकल चुके हैं। इसका मतलब है कि 100 से ज्यादा लोग अंदर मौजूद थे। असद को दफनाया जा चुका है, लेकिन अतीक को अपने बेटे की आखिरी झलक भी नसीब नहीं हुई। कोर्ट से परमिशन न मिलने की वजह से अतीक बेटे असद के जनाजे में शामिल नहीं हो सका। और उधर सुरक्षा कारणों से असद का शव उसके पुश्तैनी घर नहीं ले जाया गया और असद के पुश्तैनी घर से कब्रिस्तान तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था दिखाई दी, जहां जमीन से आसमान तक कड़े पहरे के बीच असद का जनाजा निकाला गया। इस दौरान रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी की 8 कंपनियां चप्पे चप्पे पर तैनात दिखी। एहतियातन असद और गुलाम का शव अलग अलग कब्रिस्तान में ले जाया गया। असद के परिजनों को पुलिस टीम अपनी गाड़ी में कब्रिस्तान तक ले गई। जनाजे में शामिल होने वाले का नाम, पता और मोबाइल नंबर सब कुछ पुलिस ने नोट किया। और इधर असद के सुपुर्दे खाक किए जाने के दौरान अतीक अहमद काफी बेचैन रहा। इस दौरान धूमनगंज थाने के लॉकअप में बंद अतीक अहमद पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाता रहा। पुलिस के सामने बेटे को एक बार देखने की भीख मांगता रहा, लेकिन पुलिस ने उसकी एक भी बात नहीं मानी और बेटे के जनाजे को देखने की मन्नतें करता रहा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अतीक फोन या टीवी के जरिए लॉकअप से ही बेटे का जनाजा देखना चाहता था, लेकिन पुलिस की तरफ से अतीक को इस तरह की कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराई गई। और उधर प्रयागराज के कसारी मसारी कब्रिस्तान में बेटे असद का शव दफन हुआ और इधर जेल के लॉकअप में बंद पिता अतीक अपना आपा खो बैठा। पुलिस वालों को बुरा भला कहने लगा। बेटे का शव दफन होने की खबर अतीक को बेचैन करने लगी, जिसके बाद अतीक ने पुलिस वालों को बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। सूत्रों के मुताबिक अतीक अहमद अपने बेटे असद के जनाजे में शामिल ना हो पाने की वजह से बेहद दुखी है। बेटे के सुपुर्दे खाक होने की खबर सुनते ही जमीन पर लेट गया और पुलिस को बद्दुआ देने लगा कि बेटे के जनाजे में शामिल होना मेरा हक था। अल्लाह सब कुछ देख रहा है, किसी को माफ नहीं करेगा। मेरे पूरे परिवार को तुम सब खत्म करना चाहते हो। सूत्रों के मुताबिक बेटे के जनाजे में शामिल ना हो पाने से अतीक अपना दिमागी संतुलन खो बैठा और पागलों की तरह हरकतें करने लगा। अतीक अहमद के भाई अशरफ की वजह से असद की जान गई। दरअसल उमेश पाल अगवा केस में पेशी पर आते वक्त अशरफ ने पुलिस से वादा किया था कि वो उमेश पाल हत्याकांड में फरार तीनों शूटर्स का पता बता देगा, लेकिन केस में बरी होने के बाद वो अपने वादे से मुकर गया और इसी दौरान एसटीएफ की टीम को असद को लोकेशन मिल गई और एनकाउंटर के दौरान असद मारा गया। और इस बीच पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार बरामद कर लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी के कौशाम्बी से ये हथियार बरामद किए गए और दावा है कि पुलिस ने जब अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ से सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार कहां छिपाए गए इसके बारे में जानकारी दी। जिसके बाद पुलिस दोनों को लेकर कौशाम्बी पहुंची और सैयद सरावा गांव से हत्याकांड में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया। इतना ही नहीं, बताया ये भी जा रहा है कि दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को कई और अहम जानकारियाँ भी हाथ लगी है। अतीक और अशरफ के साथ साथ परिवार पर भी पुलिस का शिकंजा कस रहा है। अब पुलिस के रडार पर अशरफ का साला आ गया। बरेली पुलिस ने अशरफ के साले सद्दाम पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया है और सद्दाम की तलाश के लिए टीम लगा दी है। सद्दाम अतीक अहमद के भाई अशरफ का साला है और जिस पर कई मामले दर्ज हैं, जिसकी तलाश पुलिस लंबे वक्त से कर रही है। उसके ऊपर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया है। लंबे वक्त से अशरफ बरेली जेल में ही बंद है, तो वहीं अशरफ के नाम पर कई वारदातों को अंजाम देने का काम उसका साला कर रहा था। माफिया मुख्तार अंसारी के बाद सांसद भाई अफजाल अंसारी भी मुश्किल में है। दोनों के खिलाफ दर्ज गैंगस्टर एक्ट मामले में आज गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट को फैसला सुनाना था।
लेकिन गाजीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाने के लिए 29 अप्रैल की अगली तारीख दे दी। गाजीपुर की जनता को संयम बरतना चाहिए। MP MLA कोर्ट ने 1 अप्रैल को इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। अंसारी भाइयों पर कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा हत्याकांड और कृष्णानंद राय हत्याकांड को जोड़कर गैंग चार्ट बनाया गया था। गैंगस्टर एक्ट में 2 से 10 साल की सजा का प्रावधान है, जिससे गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी की लोकसभा सदस्यता खतरे में है। इससे पहले एक दूसरे केस में मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हो चुकी है। बिहार की नीतीश सरकार ने जेल के प्रावधानों में बड़ा बदलाव किया है, जिसके बाद अब सरकारी कर्मचारी की हत्या को साधारण हत्या ही माना जाएगा। क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कानून में संशोधन करके उस हिस्से को हटा दिया जिसमें सरकारी सेवक की हत्या को शामिल किया गया था। बीते 10 अप्रैल को जेल के प्रावधानों में बड़े बदलाव करते हुए बिहार कारा हस्तक 2012 के नियम 481 का को संशोधित किया गया। यानी ऐसे सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई के लिए राज्य सरकार के आदेश की जरूरत नहीं होगी, बल्कि सजा पूरी होने के बाद सामान्य रिहाई के प्रावधानों के तहत उसे रिहा किया जा सकेगा। इधर दिल्ली की तिहाड़ जेल में गैंग वॉर हो गई है, जिसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। तिहाड़ की जेल नंबर 3 में एक गैंग वॉर हुई, जिसमें गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई, जबकि इस गैंग वॉर में 4 कैदी जख्मी हो गए। तिहाड़ जेल में शाम 5 बजे 2 गुटों के बीच मारपीट हुई और इस दौरान गैंगस्टर प्रिंस तेवतिया समेत 4 कैदियों पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया और इसकी जानकारी मिलते ही जेल प्रशासन घायल कैदियों को लेकर दीनदयाल अस्पताल पहुंचा, जहां प्रिंस तेवतिया की मौत हो गई। बताया गया कि गैंगस्टर प्रिंस पर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे। इधर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने ठगी के आरोप में उत्तर प्रदेश के 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और तीनों आरोपियों को सलाखों के पीछे भेज दिया। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक निजी कंपनी के बैंक कस्टमर का निजी जानकारी चुराकर उसके खाते से 1,45,000 रुपए उड़ा दिए। तीनों आरोपियों में से एक आरोपी निजी कंपनी का पूर्व कर्मचारी है, जो कंपनी के एक मौजूदा कर्मचारी की मदद से बैंक ग्राहकों का डेटा चोरी किया करता था, फिर इस डेटा की मदद से अपने साथियों के साथ साइबर ठगी को अंजाम दिया करता था। पुलिस को शक है कि इन आरोपियों ने कई और लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। इधर मुंबई पुणे हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस 200 फीट गहरी खाई में गिरने से सुबह सुबह हड़कंप मच गया। इस दर्दनाक हादसे में 12 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 29 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए हैं, जिनका रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया और आनंद फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि मुंबई से पुणे जा रही प्राइवेट बस में करीब 40 लोग सवार थे। ड्राइवर का बैलेंस बिगड़ने की वजह से बस 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे का शिकार हुए लोगों की मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, जबकि घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मुंबई पुणे हाईवे पर हुए हादसे के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घटना की जानकारी ली और जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया। इसके साथ ही शिंदे सरकार ने घायलों के इलाज का खर्च भी उठाने की जानकारी दी। घायलों का सही तरीके से इलाज कराने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन और पुलिस को दी गई है। मुंबई से एक जो प्राइवेट बस ट्रैवल कर रही थी और यहाँ इस दौरान खाई में गिर गई। अब तक 29 लोगों को बचाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया है और 12 लोग जो है उनका दुर्दैवी मृत्यु हुआ है। सुबह सुबह हुए दर्दनाक हादसे के तुरंत बाद NDRF और पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंच गई और राहत बचाव कार्यों में जुट गई। और इधर उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई है, जहां एक तेज रफ्तार गाड़ी पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि तस्वीरें विचलित करने वाली थी। गाड़ी में सवार 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें बहराइच जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। 6 लोगों की मौके पर मृत्यु हो गई और जो 8 लोग हैं उन सभी को बहराइच रेफर किया गया है। बताया गया कि ये सभी लोग अपने परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए पंजाब के लुधियाना से आ रहे थे। उधर जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा की रैली में हमला हुआ, जिसमें वो बाल बाल बच गए और हमला करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा एक रैली को संबोधित करने के लिए वाकायामा शहर पहुंचे थे। इसी बीच किसी ने अचानक हमला कर दिया और धमाका होने के बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। पीएम के सुरक्षा कर्मी उन्हें सुरक्षित जगह पर ले गए। घटना का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि वहाँ पर स्मोक या पाइप बम फेंका गया। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। फ्रांस में राष्ट्रपति मैक्रो के फैसले के विरोध में जारी प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक थाने पर हमला बोल दिया
और थाने में आग लगा दी, जिसकी तस्वीर भी सामने आई, जिसमें थाना आग की भयानक लपटों में जलता नजर आया और उसे बुझाने की किसी ने भी कोशिश नहीं की। बताया गया कि पेंशन सुधार बिल को लेकर फ्रांस में गृह युद्ध जैसा माहौल बन गया है। जनता को सरकार का ये फैसला मंजूर नहीं है और सरकार जनता के विरोध के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और इधर रूस की सेना ने एक बार फिर पूर्वी यूक्रेन के स्लोवियान्स्क में बड़ा हमला कर दिया, जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। बताया ये जा रहा है कि पुतिन की फौज ने वहां की इमारतों पर मिसाइल दागी थी, जिनसे कई इमारतों में आग लग गई और इस हमले के बाद स्लोवियान्स्क के कई इलाकों में अफरा तफरी मच गई। रूस के इस हमले की कुछ तस्वीरें भी सामने आई, जिनमें चारों तरफ बेतहाशा तबाही देखने को मिली। वहां लोग इधर उधर भागते नजर आए। इतना ही नहीं, मिसाइल अटैक के बाद सड़कों पर खंडहर में तब्दील हो चुकी गाड़ियां भी दिखाई दी। फ्रांस में सरकार की तरफ से लाई जा रही नई पेंशन स्कीम के खिलाफ एक बार फिर गुस्सा भड़क गया। वहां हजारों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए और फिर हालात काबू से बाहर हो गए। लियोन शहर में तो जैसे ही प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हुआ, वहां हंगामा मच गया। पुलिस का आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ उन पर पत्थर बरसाए बल्कि बस स्टॉप पर भी तोड़फोड़ की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने दनादन आंसू गैस के गोले दाग दिए। सड़कों को खाली कराने के लिए वहाँ इतने गोले दागे गए कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। और ऐसा ही विरोध प्रदर्शन राजधानी पेरिस में भी देखने को मिला है। वहां पिछले कई दिनों से जारी विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम ही नहीं ले रहे, जिसके बाद एक बार फिर से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए छात्रों ने सड़कों को जाम कर दिया। मैक्रो सरकार की नई पेंशन स्कीम के खिलाफ वहां गुस्सा चरम पर है और जिसके बाद सैकड़ों छात्र वहां पोस्टर लिए लाउड स्पीकर पर नारेबाजी करते हुए सुनाई पड़े। इस दौरान आसपास पुलिस के कई जवान भी नजर आए। असल में पेरिस में बीते कई दिनों से नई पेंशन नीति के विरोध में प्रदर्शन जारी है, जिसके दौरान कई बार हिंसक झड़प की शिकायतें भी सामने आई। इसलिए वहां प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्ना नजर आया। और जैसे ही प्रदर्शनकारियों का हंगामा काबू से बाहर हुआ, पुलिस ने उन पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी। पुलिस का आरोप यह है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन पर पथराव किया। इसके अलावा उन लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की, जिसके बाद उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस वालों ने लाठियां बांध दी। जैसे ही पुलिस वाले उनकी तरफ बढ़े, प्रदर्शनकारी डर के मारे वहां से भाग खड़े हुए। इस दौरान जो लोग पुलिस वालों के हत्थे चढ़े, उन पर जमकर डंडों से वार किया गया। वहीं पुलिस वालों ने हंगामा करने के आरोप में कुछ लोगों को हिरासत में भी ले लिया, जबकि उनमें ज्यादातर लोग पकड़े जाने के डर से वहां से भाग निकले, जिन्होंने बचने के लिए सड़क के किनारे मौजूद कूड़ेदानों को पलटा दिया ताकि पुलिस को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इधर पेरू में जमीन खिसकने से बड़ी तबाही हुई है। कई मकान इसकी चपेट में आ चुके हैं, जिससे मलबे में दबने से एक की मौत हो गई। लगातार हुई बारिश लोगों के लिए आफत बन गई और तेज बारिश के बाद जमीन खिसकने की वजह से दर्दनाक हादसा हो गया। बताया गया कि पश्चिमी पेरू में जगह जगह पहाड़ से मलबा सड़क और मकानों पर गिरने लगा, जिसके बाद इस इलाके में कई घरों में मलबा भर गया, तो वहीं ज्यादातर घर पूरी तरीके से तबाह हो गए, जिसमें कई लोग इसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से घायल भी हो गए। और इसके साथ ही सड़कों पर मिट्टी गिरने से आवाजाही भी बाधित हो गई और घर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी पूरी तरीके से मलबे में समा गई। और जमीन खिसकने के बाद मची तबाही के बीच पेरू प्रशासन ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिसके लिए राहत और बचाव कर्मी मौके पर पहुंचे और हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह तक पहुंचाया गया। दावा किया गया कि जमीन खिसकने की वजह से कई लोग लापता हो गए, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू टीम जुटी हुई है। इसके अलावा मौके पर मौजूद लोगों को खाने पीने का सामान और रहने के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराई गई। तो वहीं सड़क पर आवाजाही फिर से चालू करने के लिए प्रशासन की ओर से टीम को लगाया गया, जो मशीन की मदद से रास्ते से कीचड़ और मलबा साफ करते हुए नजर आए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज 18 इंडिया पर। मैं शालिनी कपूर तिवारी प्रयागराज से। ठीक, अब जो उगल रहा है उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रही हूं, क्योंकि यहीं प्रयागराज में जहां उसे बंद करके रखा गया है, जहां पूछताछ चल रही है, धूमनगंज थाना, उसी के बाद सुबह से मैं मौजूद हूँ। किस तरह से अतीक और अशरफ के हाव भाव हैं, क्या कुछ वो कह रहे हैं, कौन कौन सी टीमें अंदर जा रही हैं पूछताछ के लिए, क्योंकि अब कई टीमों का शिकंजा अशरफ और अतीक के ऊपर कस रहा है, तो वह हर डिटेल आप तक मैं पहुंचा रही हूँ। देखिए, बेटे का एनकाउंटर तो हो गया, असद मारा गया, लेकिन इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है, वो पहले आपको बताती हूँ। बड़ी खबर ये कि अशरफ की वादा खिलाफी की वजह से असद की गई जान। अब जबकि पूछताछ हो रही है तो ये सारी चीजें एक एक करके सामने आ रही हैं। बड़ी बात यह है कि अतीक के काफिले पर हमला करने का प्लान अशरफ की ही तरफ से बनाया गया था। इसके अलावा अतीक के भाई की वजह से ही असद की जान गई। कल तक आपने सुना था कि असद के एनकाउंटर के बाद कैसे अतीक ये बोल रहा था, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। पर बड़ी खबर अब ये मिल रही है कि ये सब कुछ अशरफ का किया धरा था। दरअसल उमेश पाल हत्याकांड के वक्त जब अशरफ बंद था, उस वक्त उसने उमेश पाल को अगवा करने के मामले में जो शार्प शूटर्स थे
उनका नाम बताने की बात कही थी, लेकिन जैसे ही वो बरी हुआ उसके बाद वो मुकर गया अपनी बात से। फिर उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। लेकिन अब दोनों भाई यहीं धूमनगंज थाने में बंद हैं। लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है और अलग अलग मामलों में अलग अलग बयान देकर, कभी खामोश रहकर, कभी चुप रहकर, कभी रोकर, यही धूमनगंज थाने में दोनों भाई अलग अलग तरह से दिखाई दे रहे हैं। अब भी अंदर पूछताछ लगातार जारी है। लेकिन ये बड़ी खबर मैंने आपको बताया कि कैसे वादा खिलाफी के चलते अशरफ ने जो बात कही थी कि मैं शार्प शूटर्स का नाम बता दूंगा, लेकिन जैसे ही वो जेल के बाहर आया कैसे मुकर गया और उसने किसी का नाम बताने से साफ इनकार कर दिया। ये तमाम वो वजह रही जिसके चलते असद एनकाउंटर में मारा गया। और अब वही भाई अपने बेटे को खोने के बाद अतीक उसी भाई के बगल में अंदर धूमनगंज थाने में बैठा हुआ है। बाहर मैं इस वक्त मौजूद हूं और मेरे सहयोगी ऋषभ मणि त्रिपाठी इस वक्त जुड़े हैं। जरा मैं उनका भी रुख कर लूं। ऋषभ, ये जरा डिटेल में बताइए तो कैसे हुआ अशरफ की वादा खिलाफी और कैसे जान चली गई असद की? देखिए, उमेश पॉल शूटआउट के बाद से ही एसटीएफ लगातार तलाश में लगी हुई थी सारे शूटर्स की, और ये कोशिश कर रही थी कि अतीक या अशरफ के जरिए भी कुछ शूटर्स की जानकारी मिले, उनको विश्वास में लिया जाए, क्योंकि पूरी साजिश रचने में इन दोनों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि जब बीते 28 को अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था और उमेश पाल को अगवा करने के मामले में फैसला आना था, तो उस दौरान बरेली जेल से प्रयागराज लाते वक्त कुछ अफसरों से उसकी बात हुई थी और उसने ये वादा किया था कि वो 3 शूटर्स की लोकेशन या वो जहां भी हैं इस वक्त ये एसटीएफ के साथ साझा करेगा, वो कोशिश करेगा उन शूटर्स को पकड़वाने की। लेकिन 28 मार्च को ही जब कोर्ट उसको बरी कर देता है तो प्रयागराज से बरेली लौटते वक्त वो अपने उस वादे से मुकर जाता है, जैसा सोर्सेज ने हमें बताया। और उसके साथ जो पुलिसकर्मी तैनात है उनको धमकाता भी है। वो कहता है कि मैं किसी शूटर के बारे में कोई जानकारी नहीं दूंगा। इसके बाद से ही एसटीएफ थोड़ा और एक्टिव हो जाती है और हाँ। आगे की कहानी हम सबको मालूम है कैसे। बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात इन सब के बीच यही है कि आखिर कैसे पहले अशरफ ने जो बोला उससे वो मुकर गया। अब अभी अंदर थाने में बैठ करके दोनों भाई जो बातें बता रहे हैं उसमें कितना सच है कितना झूठ है ये समझ पाना शायद सुरक्षा बलों के लिए भी अभी मुश्किल हो रहा है और इसीलिए आगे जांच पड़ताल का दायरा बढ़ रहा है। बड़ी खबर एक और आपको बता दूं, आज जबकि असद को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, दफनाने के लिए ले जाया जा रहा था, तो वहां पर कब्रिस्तान में 2 महिलाएं भी पहुंची थी। बुर्का पहने हुए ये दोनों महिलाएं पहुंची थी और लगातार ये खबरें आपने सुनी होगी कि कैसे मां शाइस्ता परवीन पहुंच सकती है बेटे का आखिरी बार चेहरा देखने के लिए। लेकिन बड़ी खबर इन दोनों महिलाओं से जुड़ी हुई ये मिल रही है कि ये अतीक अहमद की बहन है। एक बड़ी बहन वहां पर पहुंची थी, इसके अलावा एक और बहन अतीक की पहुंची हुई थी। घर का कोई बिल्कुल करीबी रिश्तेदार मतलब खून का रिश्तेदार तो वहां पर पहुंच नहीं पाया, लेकिन ये दोनों बहनें पहुंची और उसके बाद उनसे भी पूछताछ की गई। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शादी वर्दी वहां पर जो महिला जवान थी वो भी मौजूद थी। बाद में इन दोनों ही महिलाओं को, जो कि बहन है अतीक की, उन दोनों को अलग लेकर के जाया गया, मस्जिद में बिठाया गया और फिर वहां पर इनसे पूछताछ की गई। और धूमनगंज थाने के बाहर ही जहां मैं मौजूद हूं अंदर अतीक और अशरफ दोनों हैं। बड़ी बात आपको बता दूं कि अभी फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एटीएस की टीम अंदर पहुंची हुई है, यूपी एटीएस की टीम यहीं पहुंची हुई है थाने के अंदर और वहां पर अतीक और अशरफ से दोनों से पूछताछ की गई है। 7 अधिकारी अंदर पहुंचे हुए हैं और वो अभी कई सवाल ऐसे हैं जो अतीक और अशरफ दोनों के सामने रख रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। ये माना जा रहा है कि पाकिस्तानी कनेक्शन भी अतीक अहमद का अब सामने आया और इसीलिए यूएपीए एक्ट के तहत भी आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन धूमनगंज थाना क्षेत्र, ये पूरा थाना क्षेत्र अभी फिलहाल सबसे ज्यादा सरगर्मियों में बना हुआ है, क्योंकि यहीं पर तमाम जो राज हैं वो अतीक और उसका भाई खोलते दिखाई दे रहे हैं। एक अहम खबर शाइस्ता परवीन से जुड़ी हुई, एक अहम खबर मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन, उसका पता शायद बहुत हद तक चल गया है। अगली बड़ी खबर जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसके बाद आप इस चीज को समझ पाएंगे, क्योंकि 4 महिलाएं एक मस्जिद में छुपी हुई हैं और ये बताया जा रहा है कि इन चारों में से एक शाइस्ता परवीन है।
50,000 की इनामी और मोस्ट वांटेड शाइस्ता परवीन अभी पुलिस की गिरफ्त में काफी हद तक आ चुकी है, क्योंकि 4 महिलाएं हैं जो कि मस्जिद के अंदर छिपी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि इन 4 महिलाओं में से एक शाइस्ता परवीन है। मस्जिद में महिलाओं के जैसे ही छिपे होने की जानकारी पुलिस को लगी, उसके बाद इस पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। तो अगर इन 4 महिलाओं में से एक शाइस्ता परवीन है तो बहुत जल्द ये खबर भी आ जाएगी कि कैसे जो शाइस्ता आज तक भागी भागी घूम रही थी, आज ही उसे भी पकड़ लिया गया। एक बार फिर से वो जो बहनों वाली स्टोरी थी वो मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे आज जनाजे में अतीक की 2 बहनें पहुंची हुई थी। ये दोनों चाहती थी कि एक बार असद का चेहरा हम देख लें, दफनाया उसे जाए, उसके पहले हम चेहरे को देख लें। ये कहा जाता है कि जो पहली मिट्टी डाली जाती है, अगर किसी को दफनाया जाता है तो परिवार का जो सबसे करीबी होता है वो वहाँ पर शामिल रहे। परिवार का कोई सगा वहां पर नहीं था, लेकिन ये 2 बहनें जरूर पहुंची हुई थी। पहले ये लगा कि क्या इन दोनों में से ही तो कोई एक शाइस्ता नहीं है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें रोक दिया गया, फिर मस्जिद में पुलिस लेकर के गई और वहां पर जाकर के इनसे पूछताछ की गई। और देखिए, ये जो पूछताछ की गई है अतीक की दोनों बहनों से, यही वजह थी कि वो दूर के रिश्तेदार भी वहां पर नहीं गए, क्योंकि जैसे इन दोनों बुआओं से पूछताछ हुई है ना, सबको पता था अगर वहां पर पहुंचेंगे तो फिर उनसे भी जांच पड़ताल की जाएगी, सवाल पूछे जाएंगे।